हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। ये इसका डे 8 होने वाला है। इसके पहले के डे 1 to 7 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो कि आपकी बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके देखें। और अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हों तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम मोटिवेट होकर के ऐसे ही वीडियोज़ सबसे पहले आप तक ला पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप में मूल योजना एक निर्वाचित राज्यपाल की थी, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति की विधि को अपनाने के कारणों की पहचान करें। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। यह देश को एक और चुनाव के बुरे परिणामों से बचाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अक्सर होने वाले टकरावों से बचना, चुनावी खर्चों में कटौती करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। जनहित याचिका पीआईएल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। पर्याप्त रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। जनहित याचिका की अवधारणा 1960 के दशक में यूएसए में उत्पन्न और विकसित हुई। जनहित याचिका में पर्याप्त हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने और एक आम शिकायत के निवारण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता का सार है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, न्यायपालिका का सक्रिय हस्तक्षेप। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, 1, 3, 4। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की उत्पत्ति यूएसए में हुई। आर्थर स्लेजिंगर जूनियर ने पहली बार इस शब्द को गढ़ा। नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। न्यायिक समीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यूएसए में उत्पन्न और विकसित हुआ। संघीय और राज्य दोनों कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। न्यायिक अतिरेक को न्यायिक सक्रियता या न्यायिक समीक्षा से क्या अलग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, न्यायपालिका अपनी सीमाओं को पार करके कार्यकारी या विधायी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। किसी भी कानून या अधिनियम में जनहित याचिका की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। जनहित याचिका अनुच्छेद 39A पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य जाति, धर्म, पंथ के आधार पर भेदभाव किए बिना न्याय की गारंटी देता है और न्याय प्रदान करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत में न्यायिक सक्रियता की रणनीतियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1। तो इसमें से जो है केवल 2 सही है। संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को शामिल करना न्यायिक सक्रियता की एक तकनीक के रूप में पहचाना जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 13, 32, 136, 226, इन सभी आर्टिकल्स में जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार बताया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
भारत में किन न्यायालयों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट है, राज्यपाल सामान्यतः राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। विधानसभा को बुलाना, विधानसभा का सत्रावसान। संविधान में 2 प्रावधान हैं जो राज्यपाल की विधानसभा को बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सदन को उस समय और स्थान पर बुलाएगा जैसा वह उचित समझे। अनुच्छेद 174(2)(a) कहता है कि राज्यपाल समय समय पर सदन को स्थगित कर सकता है और 174(2)(b) उसे विधानसभा को भंग करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से अपने कार्यों का प्रयोग करेगा, लेकिन इससे यह भी कहा गया कि यदि संविधान के अनुसार उसे अपने विवेक से कोई कार्य करना है तो उससे उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 और 3। ये गलत है। बाकी देखते हैं। राज्यपाल का चुनाव विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन या उसके अधीन होते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल के परामर्श से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4 इसमें से सही है। राज्य सरकार से राज्य विधानमंडल में बहुमत साबित करने के लिए कहना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखने के लिए, विधानमंडल में पहले से पारित किसी प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इनमें से जो सभी हैं वो गलत ही हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कितने सही हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चारों सही हैं। तो इन्हें देख लेते हैं। लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में वास्तविक शक्ति लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां संविधान उसे विवेकाधिकार देता है। राज्य या राष्ट्र के शासन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की शक्ति अनिवार्य रूप से राज्य की निर्वाचित शाखा को सौंपी जाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री रखने से मुक्त कर दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2006 का 94वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वे भी इसकी इच्छा अनुसार। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में उनके द्वारा नियुक्त एक आदिवासी कल्याण मंत्री होना चाहिए। बिहार राज्य को 2006 के 94वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान से बाहर रखा गया था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त और हटाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और उपकुलपति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्यपाल द्वारा लौटाया गया विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के फिर से पारित किया जा सकता है, तब राज्यपाल, करेक्ट आंसर होगा डी, विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति, करेक्ट आंसर ए, विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, विधेयक को राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें से जो है 1, 2,
4 सही है। इन्हें देखते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब द्विसदनीय विधानमंडल के मामले में केवल एक सदन सत्र में हो। वह केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। वह किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से कौन सी क्षमा करने की शक्तियां राज्यपालों को भी उपलब्ध होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2, इनमें से कोई नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली के बजाय राज्यपाल की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को अपनाने का तर्क नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। राज्यपाल के प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली राज्यों में स्थापित संसदीय प्रणाली के साथ अच्छी तरह से संरेखित होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसमें से जो है 1, 2, 3 सही है। वह राज्य की कार्यकारी शक्ति रखता है। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की इच्छा पर ही कार्यकाल का आयोजन किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। संविधान कहता है कि राज्य में मंत्रिपरिषद राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करती है। राज्यपाल की इच्छा पर शब्द निम्नलिखित में से किसका अर्थ लगाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुख्यमंत्री की इच्छा पर। राज्यपाल राज्य के नाममात्र प्रमुख के रूप में कार्य करता है और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी मंत्री को उसके पद से हटाने का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य विधानमंडल। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4। इन्हें देखते हैं। वह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष है। वह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता है। वह सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। वह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष है। वह 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हुए रोटेशन द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य हैं। दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। वह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता हैं। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर संकट प्रबंधक इन चीफ होते हैं। राज्य के नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करते हैं। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 163 के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये चारों। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्य से विशेष रूप से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्यों के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को संप्रेषित करना। राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करना जिसे राज्यपाल मांगे, और यदि राज्यपाल ऐसा चाहता है तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई भी मामला प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के लिए भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद प्रासंगिक हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 163, 64, 167।
163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। 166 राज्य सरकार के कामकाज का संचालन। 167 राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन मंत्रियों के अधिकार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। बोलने का अधिकार, विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ये किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1। राज्य के मंत्रियों पर राज्यपाल की स्वीकृति से ही मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें संविधान के प्रावधान के तहत कुछ छूट प्राप्त है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद का महत्व है? तो देखते हैं बाकी के पॉइंट्स को। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। तो सबसे पहले नंबर को देखते हैं। यह लोकप्रिय रूप से निर्वाचित सदन द्वारा जल्दबाजी में की गई कार्रवाइयों पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है, यह निचले सदनों की निरंकुश प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है। यह निचले सदन का बोझ कम करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्य विधान परिषद की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से जो सही है उसको देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 और 4 सही है। अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 निर्धारित है। एसएलसी के सदस्यों में 1/12 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 नगर पालिकाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 4 सही है। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन की बैठक को बुलाता है। पीठासीन अधिकारी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित करता है। राज्यपाल विधानसभा को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्य विधानमंडल के किसी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत में विधानमंडल की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। इसमें से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति, कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चारों। विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, अपनी सहमति वापस ले सकता है, विधेयक को वीटो कर सकता है, राज्य के राज्यपाल को पुनर्विचार करने के लिए विधेयक वापस करने का निर्देश दे सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों गलत है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति डैश द्वारा की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 2। राज्य के विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसार संसद। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किसी राज्य विधानसभा के लिए उम्मीदवार को पराजित घोषित किया जाता है और उसकी जमानत जब्त हो जाती है।
इसका मतलब है कि डी, पराजित उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत प्राप्त करने में विफल रहा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में विचार करें कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों गलत है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विधानसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, परिषद में नहीं। परिषद धन विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। इसे 14 दिन के भीतर विधेयक को विधानसभा को वापस करना चाहिए, या तो सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के। विधान परिषद की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों ही मामलों में धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद खाली कर देगा यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। विधान परिषद की अधिकतम शक्ति विधानसभा की समग्र शक्ति पर निर्भर करती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। विधानसभाओं की संख्या और चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन विधानसभाओं की संख्या और चुनाव का सटीक वर्णन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। नागालैंड में विधानसभा की न्यूनतम सदस्यता 46 है। विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। सिक्किम में विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषदों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में मौजूद है। विधान परिषद का आकार विधानसभा की कुल ताकत के 1/3 की अधिकतम सीमा और न्यूनतम 40 सदस्यों के साथ निर्धारित किया जाता है। राज्य विधानसभाओं के विन्यास में एक रूपता का अभाव है, जिसमें अधिकांश एक सदनीय प्रणाली को चुनते हैं और केवल 6 राज्य द्विसदनीय प्रणाली को अपनाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो अब जो है अगला टॉपिक है वो है पंचायती राज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। साथ ही अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। वीडियोस पसंद आ रही हो तो उसे अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में जनता की भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत में स्थानीय स्वशासन के सबसे मौलिक उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर प्रकाश डालते हैं। संविधान में अनुसूची 5 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और समुदायों को स्वायत्त प्रदान करने का प्रावधान है। भविष्य में भारत को गांधीवादी समाजवादी राष्ट्र बनाने की कोई परिकल्पना नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने की शक्ति किसके पास है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें, तो इसमें से जो गलत है वो है सी। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 डीपीएसपी में अनुच्छेद 43B को व्यवहारिक रूप से प्रदान करता है, ये गलत है, बाकी सही है। राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। नगर पंचायत की स्थापना संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए की जाती है, जिसका अर्थ है वह क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। अनुच्छेद 34 भी सहकारी समिति को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा सी, दोनों सही है।
त्रिस्तरीय पंचायती राज सुझाव देने वाला पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति थी। पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में मौजूद है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प को चिन्हित करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 73वां संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले तक लागू नहीं होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पंचायत का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत। अनुच्छेद 243F अयोग्यता का उल्लेख करता है। पंचायत का सदस्य हो सकता होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के कारण या संबंधित राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव के प्रयोजनार्थ लागू कानून के कारण अयोग्य ठहराया जाता है। पंचायत का सदस्य होने की अयोग्यता के संबंध में कथन सी और डी गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पे जो है 2 नंबर होना चाहिए, वो मिसप्रिंट है, 3 हो गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय PRI प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। दूसरा है, पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में एकरूपता लाना। तो इसमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पहला गलत है, दूसरा सही। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से 2 कथन है। पहला है, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में किया गया है। दूसरा, DPSP के एक भाग के रूप में ये संस्थाएं प्रकृति में गैर न्याय संगत हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी सही है। गृह मंत्रालय संघ शासित प्रदेशों के लिए शहरी स्थानीय सरकार के विषय से संबंधित है। राज्यपाल को एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, एक छोटा शहरी क्षेत्र या एक बड़ी शहरी क्षेत्र निर्दिष्ट करना होगा। शहरी स्थानीय सरकार को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार स्थानीय सरकार की इकाई माना गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। ग्राम सभा नामक निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पंचायत के क्षेत्र में सम्मिलित किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायतों को राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान दिया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। तो इसमें से जो पहला नंबर है वो सही है, इसे देखते हैं। पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गलत विकल्प को चिन्हित करें। तो डी जो है वो गलत है। पंचायत को वित्तीय शक्ति प्रदान करना, ये गलत है, बाकी सही है। सभी 3 स्तरों पर पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य वित्त आयोग की स्थापना और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष के मताधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी सही नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। उसे देख लेते हैं। 1996 का विस्तार अधिनियम 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू किया गया है, जहां सभी राज्यों ने आवश्यक कानून बनाए हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, पंचायती राज में पंच ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। कथन 2,
ग्राम सभा अंतिम निर्णय लेने वाली प्राधिकारी है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पैसा अधिनियम 1996 के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उच्च स्तर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करना ताकि वे निचले स्तर पर पंचायत का अधिकार ग्रहण कर सकें, ये नहीं है। बाकी जनजातीय आबादी का स्वशासन, ग्राम शासन प्रशासन में पारंपरिक प्रथा है। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि प्रत्येक गांव एक गणतंत्र होना चाहिए जिसमें पंचायत सर्वोच्च सत्ता रखती हो। कथन 2, अंग्रेजों की प्रशासनिक प्रथाओं के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय नष्ट हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कथन 1 गलत है लेकिन 2 सही। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इसमें से कितने सत्य हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। तो इसमें से जो है नंबर 2 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता भारत में पंचायतों के विकास का प्रतीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित निम्नलिखित विषयों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चिन्हित करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, बाजार और मेले, वाटरशेड विकास। फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दें तो हमारे वीडियोस को। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, इसके सही कारणों की पहचान करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3। नौकरशाही द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप, ग्राम सभा को अपर्याप्त शक्तियाँ, सभा द्वारा कर लगाने में अनिच्छा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के साथ साथ वित्तीय संस्थानों से भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्यपाल कुछ कारकों के आधार पर एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, एक छोटा शहरी क्षेत्र या एक बड़ा शहरी क्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं। इसके लिए सही कारकों की पहचान करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1, 3 और 4 सही हैं। जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए सृजित राजस्व, क्षेत्र का आर्थिक महत्व। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं? तो करेक्ट आंसर इसका देखते हैं। इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। तो 2 और 3 गलत है, सिर्फ नंबर 1 जो है वही सही है। तो उसे देख लेते हैं। नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नगर पालिका में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गलत विकल्प को चिन्हित करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, सारे सही हैं। शहरी स्थानीय निकाय शहरी विकास और आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है और प्रधान सचिव इसके अध्यक्ष हैं। नगर निगम का कार्यकारी प्रमुख नगर आयुक्त होता है, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायत का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। कार्यकारी अधिकारियों को उनके कार्य में नगर प्रबंधक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है वो गलत है। ये वाला गलत है, दूसरा सही है। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, टाउन एरिया कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ना तो 1 ना ही 2, दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों गलत हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग की निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। ये क्रियाशील स्थानीय निकाय राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा
वैधानिक निकायों के रूप में या कार्यकारी संकल्प द्वारा विभागों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। वे स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करते हैं और स्थानीय नगर निकायों की अधीनस्थ एजेंसियां नहीं हैं। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित में से किस निकाय पर प्रकाश डाला गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विशेष प्रयोजन एजेंसी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पोर्ट ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कूट की सहायता से सही कथन को चिन्हित करें। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसमें बंदरगाहों का प्रबंधन और सुरक्षा करने तथा नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। इसका निर्माण संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सभी जो हैं गलत ही हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 को कुछ शक्तियां प्रदान करता है ताकि वह शहरी स्थानीय निकायों के समुचित कामकाज की निगरानी कर सके। रिक्त स्थान को बढ़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। लोक प्रहरी शहरी स्थानीय निकायों के प्राधिकारियों पर भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी, कदाचार के किसी भी आरोप की जांच करता है। शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार दोनों से अनुदान प्राप्त होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से जो है केवल 2 गलत हैं, जो सही है उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें से जो है केवल 2 नंबर ही सही है। केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के लिए उपायों की सिफारिश करता है। चयन की संरचना, योग्यताएं और तरीके राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के लिए उपायों की सिफारिश करता है। आयोग की सिफारिशें गैर बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं। ये सिफारिशें राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पॉलिटी का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट कर बता भी सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।